गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू 9K स्टडी। जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, आज की डेट है 9 अगस्त और 9 अगस्त के जो इम्पोर्टेंस करंट अफेयर के 10 टॉपिक है, यानी कि 10 टॉपिक को जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, और 10 इम्पोर्टेंस करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे, पुलिस, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस या फिर यूपीएससी या पीसीएस। सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल से जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला टॉपिक है कि किस राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त करा है। तो ये किसने करा है? तो देखिए, डेलोइट इंडिया को जो अपना सलाहकार नियुक्त करा गया है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा करा गया है। किसके द्वारा करा गया है? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है करा गया है। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलोइट इंडिया जो है, डेलोइट इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर साइन करे हैं। इससे क्या होगा? इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को करीबन 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये सलाहकार के रूप में जो है नियुक्त किया गया है ना। इसे जो है सलाहकार के लिए नियुक्त करा गया। क्यों करा गया? ताकि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसे 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जा सके। अब ये क्या करेगा? ये जो है, ये निर्णय जो है एक उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की सिफारिश पर आधारित था। डेलोइट इंडिया जो है वो सेक्टर वार अध्ययन करने के बाद भविष्य की कार्य योजना जो है सरकार के सामने पेश करेगा, और जब वो सरकार के सामने पेश करेगा, फिर सरकार का उद्देश्य बनता है कि जो इसके द्वारा योजना पेश करी गई है उसको लागू करना है या नहीं करना है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना अपने राज्य में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो है इसका आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में खबरों में रहा है डोनी पोलो एयरपोर्ट। ये किस राज्य में स्थित है? अभी आपने सुना होगा डोनी पोलो एयरपोर्ट के बारे में। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है उसने अपने तीसरे हवाई अड्डे का नाम जो है दिया है, मतलब तीसरे हवाई अड्डे का नाम घोषित करा है, जो कि है डोनी पोलो हवाई अड्डे का नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ईटानगर में निर्माणाधीन है, जो कि ये कहां पर हो रहा है, इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है ये आप देख सकते हैं। इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है वो ईटानगर के अंदर चल रहा है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है ईटानगर। ठीक है ना, ईटानगर में निर्माणाधीन है। ये राजधानी शहर का एकमात्र हवाई अड्डा है, और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डे के बाद राज्य में तीसरा है। मतलब जो ये डोनी पोलो एयरपोर्ट है, ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, ईटानगर में इसका कार्य चल रहा है। यहाँ पर दो, मतलब इस राज्य के अंदर दो पहले भी हवाई अड्डों का नाम आया था। एक क्या था? एक था पासीघाट, पासीघाट, और दूसरा था तेजू हवाई अड्डा। उसके बाद ये तीसरा हवाई अड्डा है। ठीक है, अब इसका जो नाम है वो यहाँ की जनजातीय भाषा पर आधारित है। मतलब राज्य की जनजातीय भाषा में डोनी का जो अर्थ होता है वो सूर्य है, और पोलो का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा होता है। तो काफी अच्छा नाम है, सूर्य चंद्रमा एयरपोर्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसका अरुणाचल प्रदेश आंसर है, याद रहना चाहिए आपको, रिविजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, क्षमा करिए, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जो है के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़। किसको? जब जगदीप धनखड़ जो है, इन्हें राज्य का, मतलब इन्हें देश का जो है 14वां उपराष्ट्रपति चुना गया है। जगदीप धनखड़ को इमेज में आप इन्हें देख भी सकते हैं। ये विपक्ष के जो उम्मीदवार थे मार्गरेट अल्वा, उनको हराकर ये भारत के उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के बने हैं। जगदीप धनखड़ की बात करेंगे तो ये 14वें उपराष्ट्रपति होंगे देश के, और मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी की इन्होंने जगह ली है। ठीक है, और जनता दल सरकार में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य करा है इन्होंने। साथ में 2019 के अंदर, 2019 में पश्चिम बंगाल में ये राज्यपाल भी बने थे। ठीक है, तो जो है आंसर है जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं, और जनता दल सरकार में संसदीय मामलों में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मतलब अच्छा खासा इनका राजनीतिक संबंध है। ठीक है, और 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने, ये याद रखिएगा। और हमारे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे देश की राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया 75 साल, माफ करिएगा, 75 ग्रामीण स्कूलों और 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? बताइए जल्दी से, क्या है? तो देखिए, इसका जो नाम है, मतलब ये जो नाम अभी दिया गया था,
ठीक है, ये था आजादी सेट। क्या नाम था? आजादी सेट। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, ये खबर बड़ी ट्रेंडिंग पे थी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, उसने श्री हरिकोटा में, कहां पर? श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से एक छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च करने किया था अभी, है ना, लॉन्च किया था। ठीक है, यह क्या था? यह इसरो द्वारा निर्मित सबसे छोटा और सबसे हल्का वाणिज्यिक रॉकेट है। अब ये रॉकेट से जो है क्यूब सेट, आजादी सेट ले गया, और जिससे ग्रामीण भारत के 75 स्कूलों के 750 स्कूली लड़कियों ने जो है, लड़कियों द्वारा विकसित किया गया। मतलब क्या है सर इसका? आप पूछोगे भाई मतलब क्या है। अभी आपने देखा होगा एक छोटा सा रॉकेट जो है लॉन्च करा गया था अंतरिक्ष में, जिसने हमारा अंतरिक्ष में जाकर झंडा फहराया था, है ना। तो ये जो है 750 स्कूली छात्रों के द्वारा ये विकसित हुआ था, मतलब इसका निर्माण करा गया था, और उसने अंतरिक्ष में जाके जो है झंडा फहराया था। ये उसका जो था लक्ष्य था, झंडा फहराना, है ना। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ना, उसी के रूप में। तो इसका जो है आंसर क्या था? आजादी सेट इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट समझते हैं, किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करा है? तो भैया ये किसने करा है? तो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो ताइवान के पास जो आयोजित करा है, ये चीन ने करा है। किसने करा है? चीन ने करा है। अब देखिए, चीन ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल को दागा और लड़ाकू जेट और युद्धपोतों को तैनात किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर में चीन ऐसा क्यों कर रहा है? हालांकि चीन और जो है ताइवान का विवाद चलता रहता है, लेकिन चीन ने ताइवान के पास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। यह अमेरिका हाउस स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी की ताइवान की यात्रा के प्रतिशोध के रूप में शुरू किया गया है। मतलब जो चाइना ये कर रहा है, इसने जो बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है ना, जो कि काफी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, जो इसने बैलिस्टिक मिसाइल को ताइवान पे दागा है, वो दागने का कारण बस इतना सा है कि जो अमेरिका की हाउस ऑफ स्पीकर हैं, जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी, वो अभी ताइवान की यात्रा पर गई थी। तो उसके प्रतिशोध के रूप में जो है चाइना ऐसा कर रहा है, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि ताइवान जो है अमेरिका का सहायता ले। पेलोसी की बात करेंगे तो वर्षों में ताइवान का दौरा करने वाली सर्वोच्च प्रोफाइल अमेरिकी अधिकारी थी, और ये जब गई यहाँ पर तो इन्होंने, चाइना ने क्या कहा, इन पर और इनके फैमिली पर, पूरे पर चाइना आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर है चीन, राइट आंसर है। नेक्स्ट समझते हैं, कौन सा देश है जो 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता करेगा? तो ये इसका आंसर है भारत। भारत जो है वो आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिक की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, भारत 2 साल के कार्यालय के लिए इसमें से चुना गया है, ये याद रखिएगा, गैर स्थायी सदस्य है। ठीक है ना, और परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल जो है दिसंबर में समाप्त होगा। वही भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्षता कर रहा है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? आगे समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कहां बनाया जाएगा? ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर बन रहा है, ये आपको याद रखना है। अब इसको ध्यान से समझिए। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो खंडवा जिला है, खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है। अब ये जो संयंत्र है, ये 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है, और इसकी लागत करीबन 3000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान में बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामोगुंडम में परिचालित है। ठीक है, मतलब कार्य कर रही है, जिसका संचालन एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं होता तो मैं ऑप्शन भी लगा सकता था, लेकिन मैंने ऑप्शन नहीं लगाया। मेरे को लगा कि ऐसे पढ़ाना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, है ना। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना करो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, तो इस तरीके आपको कैसा लगा है मेरे को बताइएगा कमेंट्स में। आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जा रहा है करंट अफेयर का, और आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विश्व विरासत वेधशाला की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किसे किया गया है? ये जो है ना बिहार की है। मतलब जो किस राज्य की बात यहाँ पर आंसर होगा किस राज्य की पूछ रहा है क्वेश्चन है, तो ये है बिहार की। अब देखिए ध्यान से सुनिए,
एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था और कई दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया था, जब कुछ खगोलीय उपकरण इसमें से गायब पाए गए थे। ठीक है, और अब इसको विश्व विरासत की वेधशालाओं की संकटग्रस्त वेधशालाओं की सूची में शामिल कर दिया गया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझे। बिहार के अंदर है, याद रखिएगा, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना को लागू करता है? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। याद रखिएगा, इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के लिए एक परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से लेकर 25-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत पोषण सहायता योजना को अभी मंजूरी दी गई है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है वो 26 तक रहेगी, 25-26 तक, और उन्हीं के दौरान जो है इसको आगे सहायता दी गई है, क्योंकि पैसे की भी जरूरत होती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चे, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान करने वाली माताओं, कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। ठीक है, मतलब ये जो पोषण 2.0 अभियान है, इसका जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि जो बच्चे होते हैं, किशोरियां होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको अच्छे से पोषण मिल सके, भरपूर पोषण मिल सके, और वो अपने बच्चे अपना जो है विकास अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन समझते हैं आज का। लास्ट है वेदांत गाल पक्षी अभ्यारण्य और कुंथनपुल पक्षी अभ्यारण्य, जिन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया था, अभी किस राज्य में है? तो ये कहां पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। देखिए, अभी टोटल 10 नए राम स्थलों को घोषित करा गया था। ठीक है, जिसमें से 6 जो थे, यहां पर आप देख भी सकते हैं, 6 साइटें जो थी वो किसकी थी? वो केवल तमिलनाडु की थी। ठीक है ना, जिसमें से 2 आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद एक थी गोवा की, कर्नाटक की भी एक थी, मध्य प्रदेश की भी एक थी, और उड़ीसा की भी एक थी। टोटल 10 करी गई थी अभी। ठीक है, भारत ने 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए देश में कुल 64 साइटों तक पहुंचने का जो है रामसर साइटों को नामित किया। मतलब टोटल जो है रामसर साइट जो हो गई है भारत के अंदर, टोटल 64 हो गई है। ठीक है, याद रहेगा, रामसर साइड वो होती है जो थोड़ा पानी वाला इलाका, थोड़ा जंगली इलाका। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।